हेलो बच्चों, मैं बलवंत राणावत आपका स्वागत करता हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म MCI डिजिटल ऐप पर। बच्चों, आज अपन बात करेंगे बेसिक्स की, जो मैथ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो उसमें कुछ बेसिक्स नोट्स होते हैं। तो पहला जो है वो आपने देखा होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब क्या है? मतलब देख लेते हैं यार, कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक नंबर है, ठीक है, उसके स्क्वायर का अंडर रूट जो होगा वो सिर्फ x नहीं होता। ये गलत बात। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ऑलवेज पॉजिटिव के लिए यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है मोड, यानी स्क्वायर रूट ऑफ मोड, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर जो होगा वो मोड होगा। बेसिकली यहाँ पर बात ये आती है कि जो x है ये x पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने अगर आपसे कहा कि 4 का अंडर रूट क्या होगा सर, तो 4 का अंडर रूट +-2, गलत बात। तो ये यहाँ पर गलत है। इसकी जगह 4 का अंडर रूट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 होगा, ठीक है। माइनस कभी साइन नहीं आता। मोड x का मतलब ये होता है कि ऑलवेज पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है। अगर मान लो मैंने यहाँ पर कहा कि यार 3 के स्क्वायर का अंडर रूट बताओ, तो आंसर 3 ओनली। 0 के अंडर रूट 0। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा कि x नेगेटिव है तो कहानी चेंज। कहानी चेंज कैसे? जैसे मैंने आपसे बोल दिया है यहाँ पर कि यार अंडर रूट ऑफ √3 -5 का होल स्क्वायर। तो इस वाले केस में क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि इस दैट इज मोड ऑफ √3 -5, राइट। अब मोड तो मैंने कहा ऑलवेज पॉजिटिव, रूट हटा मोड लगा। इस चीज को हमेशा याद रखेंगे, रूट हटते ही मोड लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर √3 क्या है? √3 को मैं लिख सकता हूँ लगभग ऑलमोस्ट 1.73, ठीक है। और 5 नेगेटिव का है। इसका मतलब ये हुआ 5 बड़ा नंबर है जो कि नेगेटिव का है, √3 जो है वो छोटा नंबर है। और अगर बड़ा नंबर नेगेटिव का है तो अंदर वाली क्वांटिटी क्या हुई? नेगेटिव हुई। और अंदर वाली क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आंसर जो होगा वो आंसर होगा 5 - √3, ठीक है। कारण इसको देखना कि दिस इज नॉट इक्वल टू √3 -5, ये गलत है। इसका मतलब ये है कि 5 - √3, ठीक है। कैसे हुआ? जैसे मैंने यहाँ पर √3 -5 जो कि नेगेटिव नंबर था, तो माइनस ऑफ √3 -5 इसका आंसर होगा, जो कि एक ये से कनेक्ट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर बेसिकली बात ये हुई कि यार स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है, बशर्ते कि जो x है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर x नेगेटिव है मतलब यहाँ पर √3 छोटा है किससे? 5 से। तो उस वाले केस में क्या होगा? यहाँ पर जो आंसर होगा 5 - √3 होगा, यानी इसका नेगेटिव निकलेगा। तो मोड जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के साथ खुलता है। तो यहाँ पर क्या होगा आगे देखते हैं। इसी तरीके से अगर मैं मोड को और डिफाइन करूं कि जैसे मोड होता क्या है, तो मोड जो है इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा कब? जबकि x > 0 हो। और मोड जो होगा, मोड x माइनस साइन निकाल कर देगा कब? जब x <0 हो, ठीक है। इसको मैंने एक फंक्शन ले लिया, मान लो y। अब देखना y इक्वल टू कितना है? x। कब? जब x > 0 है। और y इक्वल टू क्या है? -x। कब? जब x < 0 है। तो यहां पर क्या होगा? अगर मैं यहां पर इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए
तो आपने ये तो देखा होगा कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपने 10th क्लास में देखा होगा। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होगा? जैसे x की वैल्यू को अगर मैं 0 रखता हूं तो y की वैल्यू 0 आती है। 10th क्लास में हमने ऐसा किया है, x की वैल्यू 0 तो y इक्वल टू 0, x की वैल्यू 5 तो y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 10 तो y इक्वल टू 10, x इक्वल टू मान लो 2.15 तो y इक्वल टू 2.15, यानी जो x है वही y है, जो x है वही y है। x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 2। और ऐसा हमने किया है कि जैसे ही ग्राफ बनाने की बारी आई तो ग्राफ पेपर पर हमने क्या किया कि 2-3 पॉइंट हमने वहां पर डिनोट किए और उसको सबको मिला दिया, तो ये बन गया इसका ग्राफ। ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स का। अगर मैं y इक्वल टू माइनस एक्स का कर्व ड्रॉ करता हूं तो y इक्वल टू माइनस एक्स का कर्व कैसा होगा देखते हैं। y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स के लिए x इक्वल टू 0 तो माइनस 0 तो 0 होगा, यहां पॉइंट। अगर मैंने x इक्वल टू प्लस 1 रखा, मैं y इक्वल टू माइनस एक्स की बात कर रहा हूं। अगर x इक्वल टू 1 रखा तो y इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 1 कहाँ? यहाँ। और y इक्वल टू कितना हुआ? y एक्सिस पर, जो कि हुआ -1, यानी पॉइंट ये रहा। ठीक है, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू -2, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू -2, x इक्वल टू अगर -1 रख दिया तो माइनस माइनस प्लस, यानी y इक्वल टू 1। और इन सबको अगर मैंने ज्वाइन कर देता हूं तो एक लाइन बनती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये जो कर्व है ये है y इक्वल टू माइनस एक्स का। अब अगर मुझे मॉड x का कर्व ड्रॉ करना है तो मॉड x क्या है? x माइनस एक्स। x कब है? जब x ग्रेटर एंड इक्वल 0 है। और मॉड x माइनस एक्स कब है? जबकि x लेस देन 0 है। जब x ग्रेटर देन 0 है तो ये वाली कहानी, मतलब x ग्रेटर देन 0 है तो ये, x लेस देन 0 है तो ये, यानी सर कर्व तो ऐसा कुछ बनना चाहिए, फिर ऐसा और ऐसा। तो क्या ये y इक्वल टू मॉड x का कर्व है? नहीं, ये y इक्वल टू मॉड x का कर्व नहीं है। कारण क्या है? कारण साफ साफ नजर आ रहा है सर कि y इक्वल टू x तभी एप्लीकेबल है जबकि x ग्रेटर एंड इक्वल 0 है, और x ग्रेटर एंड इक्वल 0 तो इस तरफ रहता है। ये तो x लेस देन 0 हो गया ना भाई। x बराबर 5 कब कहाँ होगा? यहाँ होगा। 6 कहाँ होगा? यहाँ होगा। x बराबर 100 कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा। और ये कर्व तभी एप्लीकेबल है y इक्वल टू एक्स का जबकि x पॉजिटिव हो, यानी ये वाली लाइन में तभी ड्रॉ कर सकता हूं जब x यहां से यहां की तरफ हो। तो ये पूरा कर्व नहीं है। ठीक है, तो कर्व कैसा होगा इसके लिए तो देखना यहां पर। y इक्वल टू एक्स का कर्व कहाँ होगा? y इक्वल टू एक्स का कर्व हो जाएगा आपके पास सिर्फ इतना। क्योंकि इस तरफ तो कर्व ड्रॉ होगा नहीं। ठीक है, अब y इक्वल टू माइनस एक्स का कर्व कहाँ होगा? तो y इक्वल टू माइनस एक्स का कर्व तब होगा जब x लेस देन 0 हो। x लेस देन 0 कहाँ है? यहाँ है। इस तरफ तो पॉजिटिव है x, इस तरफ x नेगेटिव है। तो इस तरफ जब x नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या होगा? सिर्फ इतना y इक्वल टू माइनस एक्स का कर्व कब ड्रॉ होगा? जबकि x नेगेटिव है। तो ये वाला पार्ट हटेगा। तो ये वाला पार्ट अगर हटेगा तो मैं इसको हटा देते हैं अपन। ठीक है, तो कर्व कैसा होगा इसका? y इक्वल टू माइनस एक्स का कर्व कुछ इस तरीके से होगा। अब यहां पर देखेंगे ये y इक्वल टू एक्स है
और ये y इक्वल टू माइनस एक्स है। ठीक है, तो मोड x का कर्व जो होगा वो कुछ इस तरीके से होता है, x वेदर x इज नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, मोड x ऑलवेज पॉजिटिव। देखो ऑलवेज पॉजिटिव कैसे हुआ, अगर x 0 से बड़ा नंबर है तो x का x ही रहना वाला, यानी y की वैल्यू केवल x रहेगी। अगर x लेस देन 0 है तो x नेगेटिव रखकर देखो -2, तो -2 माइनस ऑफ -2 अगेन y पॉजिटिव +2। तो यहाँ पर y इक्वल टू +x और -x को जब मैं कंबाइन करके मोड x का कर्व ड्रॉ करता हूँ तो मोड x का कर्व कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, मोड x का कर्व कुछ इस तरीके से आता है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर खास बात, देखो जब x 0 है तो जब x 0 होगा तो y की वैल्यू 0 होगी, जब x 0 होगा तो y की वैल्यू 0 होगी। ये देखो, ठीक है, जब x 0 होगा तो y की वैल्यू 0 होगी। ये इक्वल का साइन अगर मैंने यहां लगा दिया तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जब x 0 होगा तो -0 भी 0 ही होगा। ठीक है, तो y की वैल्यू जो होगी वो हम, तो देखो यहां पर क्या हुआ कि किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से डिवाइड करता हूं, मान लो आपके पास नंबर आ गया यहां पर 2/0 नॉट डिफाइंड, और हम कहें इन्फिनिटी। जैसे मैंने बोल दिया कोई इर्रेशनल नंबर ले लो, इर्रेशनल नंबर पाई ले लेते हैं लोग, π/0 अगेन नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी, -5/0 अगेन नॉट डिफाइंड, -इन्फिनिटी। देखो होता क्या है, सुनना, अगर ऊपर वाला नंबर पॉजिटिव है तो प्लस का इन्फिनिटी सबसे बड़ा नंबर, अगर ऊपर वाला नंबर नेगेटिव है तो माइनस का इन्फिनिटी सबसे छोटा नंबर। ठीक है, पॉजिटिव नंबर इस तरफ सबसे बड़ा, नेगेटिव नंबर इस तरफ सबसे छोटा। यहां पर एक और खास बात यह है कि जैसे मैंने आपसे कहा, मान लो 2 अब मैंने क्या किया 0.0001 लिख दिया, क्या ये नंबर 0 है क्या? नहीं, ये नंबर 0 नहीं है। भले ही बीच में, मतलब आप है ना यहाँ पर 100 टाइम्स 0 लिख दो, 200 टाइम्स 0 लिख दो, लास्ट में जाकर अगर आपने 1 भी लिख दिया इसका मतलब वो 0 नहीं है। टेंड कर रहा है 0 को, अप्रोच कर रहा है 0 को, बट नॉट इक्वल टू 0, 0 तो नहीं है। जब ये 0 नहीं होगा तो इस वाले केस में कहानी कुछ और होगी, इस वाले केस में कहानी कुछ और होगी। कहानी क्या होगी थोड़ी देर बाद देखते हैं। अगर ये नेगेटिव लिख दिया -2/0.0000 तो कहानी कुछ और होगी। मान लो मैंने लिख दिया -2 या -5 ले लो इस बार, -5/-0.0000, या फिर मैंने आपको बोल दिया 5/-0.0000। तो चीजें कुछ और होंगी। क्या होंगी ध्यान से देखना, क्या 0 है क्या नहीं है। टू अपॉन 0.0000 टेंडिंग टू 0। ठीक है,
कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, आपने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने ये देखा कि जैसे एक तो होता था एक्स स्क्वायर, पहली चीज मैं बता रहा हूं यहां पर देखना ध्यान से, कि मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। अब इसको मुझे कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर अगर मैं बनाऊंगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर क्या है 1। हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको 1 रखना है, ठीक है। अब 1 रखने के बाद जो x का कोफिशिएंट है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है -3, x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका आधा कर दो, कितना हुआ -3/2, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर किस में बना रहे हैं अपन, x में, तो x तो रहेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो कुछ इस तरीके से भी रहेगा, ठीक है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है -3, -3 का आधा करो, -3 का आधा -3/2, इसमें कोई दिक्कत। अब आपने 10th क्लास में ये तो देखा ही है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अगर मैं इसको अलग से ब्रेक करता हूं तो यहाँ पर देखना a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर सर, फिर हो जाएगा सर -3x, ठीक है, -2a भी होगा ना, -3x और प्लस का b स्क्वायर, तो प्लस का b स्क्वायर एंड प्लस का 9/4, ये इसका मतलब हुआ सिर्फ इस वाली होल स्क्वायर का, ठीक है। ये बराबर ये तो नहीं है, अब नहीं है तो क्या करें, देखो यहाँ +2 है तो +2 को तो एज इट इज रखो, यहाँ पर +2 को तो एज इट इज रख दो, तो यहाँ +2 एज इट इज। अब ये नंबर और ये चीज यानी इसमें जो है प्लस को 2 करेंगे तो क्या अभी भी इसके इक्वल है क्या, नहीं। क्या करें, इसमें एक काम करते हैं कि -9/4 कर देते हैं, क्या अब बराबर हो गए क्या हाँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मैंने क्या किया 1 बनाया, और जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना तो यहाँ पर हो गया 1 हुआ, ऑलरेडी यहाँ पर 1 है, एक्स स्क्वायर -3x, परफेक्ट स्क्वायर मुझे x में बनाना है तो x -3/2 का होल स्क्वायर कर दिया। -3/2 क्यों किया, क्योंकि सर x का जो कोफिशिएंट होगा उसका आधा करना था, ठीक है। जो कांस्टेंट टर्म था +2 वो एज इट इज लिख दिया, और जो भी -3/2 आपने लिखा है इसका होल स्क्वायर करो तो 9/4 होता है, होल स्क्वायर को मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों हो गए हमेशा इक्वल, तो यहां पर ये इसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, यानी फुल एंड फाइनल आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, x -3/2 का होल स्क्वायर और -1/4। -1/4 कैसे सॉल्व करना इसको एलसीएम लेकर, तो माइनस का 1/4, यानी दिस इज ऑलवेज इक्वल टू दिस वन। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी में, जैसे मैंने आपसे कहा कि 4x² -5x + 5 का बनाओ परफेक्ट स्क्वायर। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि x² का कोफिशिएंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 1। जब x² का कोफिशिएंट 1 होगा तो यहाँ पर x -3/2 का होल स्क्वायर होगा। इस तरीके से किया और इस तरीके से करके मैंने फाइनल आंसर बता दिया। यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट है वो 4 है, 1 नहीं है। जब x² का कोफिशिएंट 4 है तो उसको 1 बनाते हैं। 1 कैसे बनाए, कॉमन ले लो यार, सब में से 4 को कॉमन निकाला, अंदर की तरफ देखना x² -5/4x + 5/4, ये समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक बात। अब क्या करें, अब देखो यहां पर अंदर की तरफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, अंदर की तरफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 बन गया, और जैसे x² का कोफिशिएंट 1 बन गया तो अपन ऊपर वाली जितनी भी कहानियां हैं सब लगा दो अंदर की तरफ, तो सब देखते हैं। परफेक्ट स्क्वायर किस में बनाना है, x में, तो x लिख दिया, ठीक है। समथिंग कुछ आएगा और होल स्क्वायर लो सर बन गया, नहीं, प्लस 5/4 भी लिख देते हैं, कांस्टेंट टर्म एज इट इज। अब देखना यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया था, जो x का कोफिशिएंट था उसका आधा कर दिया था,
यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है -5/4, x का कोफिशिएंट कितना है -5/4, इसका आधा करो, हाफ करो इसका, तो -5/8, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, -5/8। अब ये तो बन गया, ये भी लिख दिया कांस्टेंट टर्म। मैंने क्या कहा, इसका स्क्वायर करो, यानी इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर कितना होगा 25/64, उसको करेंगे माइनस, तो -25/64, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको सॉल्व करने पर देखना 4 एज इट इज x -5/8 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, 64 एलसीएम आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और 64 एलसीएम आएगा, 16 से मल्टीप्लाई होगा 5, यानी 80 -25, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 इंटू x -5/8 का होल स्क्वायर, 80 -25 करो, 80 -25 55 होगा, बाई 64, ठीक है। इसको चाहो तो और सॉल्व किया जा सकता है। तो इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये बहुत काम की चीज़ है परफेक्ट स्क्वायर बनाना। सबसे पहले क्या किया, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 रखना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या रखना है 1, यहाँ पर ऑलरेडी 1 था। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जैसे ही 1 किया ऑलरेडी था, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा एक्स में, तो इस तरीके से लिख दिया मैंने एक्स माइनस, अब यहाँ पर माइनस ही साइन क्यों लिया, प्लस क्यों नहीं लिया, क्योंकि x का कोफिशिएंट -3 है, x का कोफिशिएंट 3 नहीं है, x का कोफिशिएंट -3 है। मैंने कहा x का जो कोफिशिएंट है उसका आधा कर दो, हाफ, तो -3/2, इसका होल स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म मैंने एज इट इज लिखा, कांस्टेंट टर्म के साथ कोई छेड़छाड़ मत करो। उसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व करने पर मेरे पास आया था x² -3x क्यों आया, क्योंकि 2ab आएगा, -2ab, तो -3x प्लस 9/4, तो प्लस का 9/4 एक्स्ट्रा है, तो मैंने -9/4 कर दिया और इसको सॉल्व कर लिया। सेकंड वाले केस में क्या हुआ, यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट यहाँ पर प्लस का 4 है। जब x² का कोफिशिएंट प्लस का 4 है तो मैंने कहा x² का कोफिशिएंट 1 बनाओ। मैंने यहाँ 1 बनाने के लिए 4 को लिया कॉमन, कॉमन लेने के बाद अंदर की तरफ ऐसा कुछ हुआ। अब इसका परफेक्ट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो मैंने लिख दिया परफेक्ट स्क्वायर x होल स्क्वायर, x का कोफिशिएंट आधा, कांस्टेंट एज इट इज, जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर माइनस में। ये चीज हमेशा माइनस में लिखनी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब मैं होल स्क्वायर ब्रेक करता हूं तो a² माइनस 2ab प्लस b² आता है, तो प्लस का b² एक्स्ट्रा है, तो उसको हटाने के लिए मैंने -b² कर दिया, और इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया और ऐसा आंसर आ गया, ठीक है। एक और चीज ले लेते हैं, तीसरा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से लेते हैं जिससे आप भली भांति परिचित हैं, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है मुझे। क्या x² का कोफिशिएंट 1 है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या करें, कॉमन निकालो, ये कॉमन निकला, अंदर की तरफ x² प्लस b/a, ये तो समझ में आता होगा, x प्लस c/a, ठीक है, ठीक बात। a ऐसा कुछ ब्रैकेट यहां पर चालू हुआ, क्वाड्रेटिक हुआ तो किस में है, x में। अगर x में क्वाड्रेटिक है तो यहां पर लिख दिया मैंने x और होल स्क्वायर ऐसे लिख दिया।
मैंने आपसे कहा कांस्टेंट टर्म को एज इट इज लिखो, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद मैंने कहा x का जो भी कोफिशिएंट है उसका आधा कर दो, तो x का कोफिशिएंट यहां पर आ रहा है b/2 है, आधा किया क्योंकि b/a का b/2 है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि यार इसको ब्रेक करके एक बार सोचते हैं, तो x का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर जो यहां पर है b मतलब कांस्टेंट, ठीक है, जो कांस्टेंट है b/2a है, इसका स्क्वायर b²/4a², उसको क्या मैंने माइनस 4b²/4a², ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, ax + 2b होल स्क्वायर, इसको देखना यहां पर एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम यहां पर आ जाएगा आपके पास 4a², यहां हो जाएगा ac 4ac, यहां हो जाएगा माइनस का b², कुछ इस तरीके से, ठीक है। एलसीएम वगैरह लेना शायद आपको आता है और आप आसानी से समझ सकते हैं कि एलसीएम किस तरीके से लिया जाता है। आगे देखेंगे ax + 2b b/2a का होल स्क्वायर, यहां से मैंने माइनस साइन को कॉमन निकाला, एक बार ऐसे ही माइनस साइन को कॉमन निकाल b² - 4ac/4a², ठीक है। a × x + b/2a का होल स्क्वायर, इस a को मैंने इनके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो देखना -b² - 4ac/4a, ठीक है। 10th क्लास में आपने इसको देखा सा लग रहा होगा कहीं, डिस्क्रिमिनेंट ऐसा कुछ होता है b² - 4ac, ठीक है। तो मैं इसको यहां पर एक पढ़े लिखे लोगों की तरह नाम दे रहा हूं, देखो ax + 2a b/2a होल स्क्वायर माइनस D/4a, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। फिर वापस एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, x² का कोफिशिएंट यहाँ पर a था, तो x² का कोफिशिएंट मैंने 1 बनाया। 1 बनाने के लिए मैंने x² a को कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद x² + b/ax + c/a हुआ, और यहाँ पर हो गया आपके पास x + b/2a का होल स्क्वायर। कैसे हुआ, x का जो कोफिशिएंट था उसका आधा किया, x के कोफिशिएंट का आधा किया, प्लस का c/a, और जो x के कोफिशिएंट का आधा आपने किया है उसका स्क्वायर मैंने माइनस के साथ लिख दिया। कारण मैंने आपको बता दिया कि x + b/2a का होल स्क्वायर जब मैं ब्रेक करता हूं तो x का स्क्वायर प्लस 2ab आएगा जो कि होगा bx/a, प्लस का b²/4a² एक्स्ट्रा है तो उसको मैंने माइनस का लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेना आपको बहुत अच्छे से आता है, माइनस साइन कॉमन ले लिया और उसके बाद a को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक a से एक a कैंसिल, ठीक है। इस चीज को हमने d नाम दिया है, डिस्क्रिमिनेंट। आगे चलते हैं, अगला देखना, अगला पॉइंट है मान लो आपके पास एक इक्वेशन आती है, कैसी कि यार 2x² = x है, ठीक है। तो x की वैल्यू बताओ। अब x की, अभी देखो ये चीज भी एक क्वाड्रेटिक ही है, 2x² - x = 0। अब यहां पर x की वैल्यू अगर मुझे को बतानी है तो x की वैल्यू मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, दैट इज रॉन्ग प्रोसेस, कि इस x को x से काट दिया, ठीक है।
यहां से अगर मैंने 2x स्क्वायर इक्वल टू x लिया है तो मैं यहां पर इस x को इस x से नहीं कैंसिल कर सकता, दैट इज रॉन्ग। और आंसर मैंने दे दिया कि सर x इक्वल टू हाफ। ये जो चीज है ये गलत है, रॉन्ग। तो सही क्या है? तो यहां पर देखेंगे, देखो आप डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। कारण उसका क्या है? कारण उसका ये है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया यहां पर कि जब भी कोई नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइन होता है, ठीक है, वो डिफाइन ही नहीं है। अब आपने क्या किया, मान लो x की वैल्यू 0 है, मान लो x की वैल्यू 0 है, तो 0 को 0 से कैंसिल कर दिया, और 0 बाई 0 अगेन नॉट डिफाइन है, 0 बाई 0 अगेन नॉट डिफाइन है, ठीक है। तो यहां पर x इक्वल टू हाफ, ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, दिस इज नॉट कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है? तो हमेशा जब भी ऐसा कोई करो कि कोई वेरिएबल है x, तो उसको सभी को एक तरफ लेकर आ जाओ, ठीक है। जब मैं x को इस तरफ लेकर आऊंगा तो माइनस एक्स बनेगा। अब क्या करें, अब x को कॉमन निकाल लो, तो यहां हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब किन्हीं भी दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, देखो एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये, एक ये, तो किन्हीं भी दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 कब हो सकता है? ध्यान देना, अभी इसको कनेक्ट करेंगे थोड़ी देर बाद। किन्हीं भी दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 कब हो सकता है? जबकि या तो पहला नंबर 0 हो, दूसरा नंबर 0 हो, पहला नहीं हो, या दोनों 0 हो। तो इसी केस में हमने दोनों को 0 किया, तो यहां पर एक सॉल्यूशन तो यहां से बन गया कि x इक्वल टू 0 होगा। देखो ध्यान से, ध्यान दो, यहां पर x इक्वल टू 0 होगा, या फिर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, यानी x इक्वल टू हाफ होगा। तो यहां से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि x की दो वैल्यूज आ रही हैं, x इक्वल टू 0 और हाफ। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है, ठीक है। देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब 10th क्लास में आपने क्या पढ़ा होगा कि यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो रूट तो निकलते हैं, बिल्कुल निकलते हैं। दो रूट निकलेंगे तो एक रूट कैसे निकाल रहे हो आप? एक सॉल्यूशन कैसे निकाल रहे हो? हाफ। इसके तो दो सॉल्यूशन निकलेंगे, ये निकाल दिए, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना, A, B और C जो है वो 3 नंबर्स हैं, ठीक है। अब ये 3 नंबर्स हैं और तीनों के तीनों रियल नंबर है। कुछ इस तरीके से कि किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर और इसका स्क्वायर जो है उसका सम, उसका एडिशन जो है वो 0 आ रहा है। ये क्या हो सकता है? या तो ये नंबर जो होगा, जो भी होल स्क्वायर के अंदर है, होल स्क्वायर इसका मतलब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। होल स्क्वायर है तो ये नंबर या तो पॉजिटिव होगा या फिर क्या हो सकता है? 0। क्या नेगेटिव हो सकता है क्या? किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा, ठीक है। या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा। अब इस नंबर का स्क्वायर करोगे तो या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा, और अगर मैं इस नंबर के स्क्वायर करूंगा तो या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा। अब ध्यान देना, यहां पर 3 नंबर के स्क्वायर का जो सम है वो 0 हो सकता है क्या? 3 नंबर के होल स्क्वायर का जो सम है वो 0 कब हो सकता है? जबकि तीनों नंबर जो है वो 0 हो, तभी पॉसिबल है। 3 नंबर के होल स्क्वायर का सम 0 कब हो सकता है? जब तीनों नंबर जो है वो पॉजिटिव 0 नंबर हो। कारण, क्योंकि पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं, तीनों नंबर्स पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव का सम 0। ये तो तभी हो सकता है जब तीनों नंबर पॉजिटिव हो। ये बात समझ में आ रही है क्या? वापस समझाता हूं, एक बार सुनना। मान लो कोई भी एक नंबर है, ठीक है।
जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि कोई नंबर है, जैसे मैंने बोल दिया -2 का होल स्क्वायर, लेकिन प्लस है ये 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या जीरो हो सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं हो सकता। जीरो कब हो सकता है? जबकि यहां पर जो साइन हो वो कोई नेगेटिव हो तो जीरो हो सकता है, अदरवाइज जीरो नहीं हो सकता। जीरो कब हो सकता है? जबकि तीनों के तीनों नंबर्स जो हैं वो तीनों नंबर्स जो हैं वो जीरो हों, तभी वो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। अगर तीनों नंबर पर जीरो है तो यहां पर देखना a-2b इक्वल टू जीरो, यानी a इक्वल टू 2b, ये b+1 इक्वल टू जीरो, यानी b की वैल्यू डायरेक्ट निकल गई -1, ये तो b की वैल्यू निकल गई। और तीसरा है b-2c का होल स्क्वायर, अंदर वाला नंबर जीरो, तो इसका मतलब b इक्वल टू 2c है। ठीक है, अब यहां ध्यान देने वाली बात है, b की वैल्यू -1 इसके अंदर डाल दो तो यहां से a की वैल्यू कितनी निकल गई? -2। b-1 है ही, b-1 इसमें रखो तो यहां से c की वैल्यू कितनी निकल गई? -12, यानी कि फुल एंड फाइनल आंसर a इक्वल टू -2, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू -12। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर a इक्वल टू -2, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू वैल्यू कितनी आई? -12। ठीक बात, आगे देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है इसी तरीके का है। अच्छा, फुल एंड फाइनल आंसर तो a+b+c निकालना है। ओके, तो यहां पर देखना a+b+c, a+b+c इज इक्वल टू -2, -1, -12, दिस इज इक्वल टू -3, -12। कैलकुलेशन तो यार कर ही लोगे तुम, -6, -1, -7/2। ठीक है, तो ये अपना
नॉट 5। जब भी कोई दो नंबर का एडिशन का होल स्क्वायर होता है, जैसे कि मैंने एक नंबर ले लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है सर? ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। सही बात। मान लो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो इस वाले केस में क्या होगा कि सर ये हो जाएगा आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab bc और प्लस ca। ये होगा। अभी तक तो ठीक है। मान लो यहां पर 4 नंबर्स आ जाए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और इसका होल स्क्वायर आए, तो इस वाले केस में क्या होगा? a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, देखना ध्यान से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। कुछ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? ध्यान देने वाली बात है, जब दो नंबर है तो दोनों के स्क्वायर का सम प्लस 2 टाइम्स ऑफ दोनों का मल्टीप्लीकेशन। जब 3 नंबर के स्क्वायर है, 3 नंबर के एडिशन का स्क्वायर है, तो तीनों के स्क्वायर का सम प्लस 2 टाइम्स ऑफ ईच 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। ठीक, यहां तक भी बात समझ में आती है, ये बात भी अपने को समझ में आती है और ये बात भी अपने को समझ में आती है। जब कहानी ये आ गई कि 4 नंबर है, अच्छा यहां पर प्लस का डी स्क्वायर और होगा, ठीक है, प्लस डी स्क्वायर। जब कहानी 4 नंबर की है तो ध्यान से देखना, चारों के स्क्वायर का सम प्लस 2 टाइम्स दो के मल्टीप्लीकेशन का सम। ए का बी के साथ हो गया, बी का सी के साथ हो गया, सी का डी के साथ हो गया, डी का ए के साथ हो गया वापस। ठीक बात। इसी तरीके से मैं यहां पर बोल सकता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का स्क्वायर। ध्यान देना, ये यहां पर इसका स्क्वायर है, यहां पर इसका स्क्वायर है, यहां पर इसका स्क्वायर है, बाकी 2 टाइम्स जो है ईच 2 का सम है, प्लस ई का स्क्वायर और प्लस ऐसे चलते जा रही चीजें। क्या करेंगे इस वाले केस में? या मान लो केवल ई तक जा रहा है, क्या करेंगे? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच। सही बात है, हर किसी के स्क्वायर का एडिशन सम प्लस 2 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईच टर्म, ईच 2 टर्म्स। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी? तो ऐसी कोई चीज यहां पर ऐसा है कि जब भी यहां पर एडिशन की बात करी जाए और उसके स्क्वायर को आप देखें तो दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच प्लस 2 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईच 2 टर्म्स। चले आगे, देखो एक क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं।